जा रही है आप लोग तक? अगर आवाज जा रहा है तो यस बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भैया, गुड मॉर्निंग हो गया, तब आगे देखते हम लोग। गुड मॉर्निंग के बाद कल हम आपको कुछ वंशों के बारे में बताए थे। छोटे छोटे वंश थे सब, उनके बारे में हम कल कुछ बताए थे आपको। गुजरात में यहाँ कोई एक छोटा सा वंश था, नाम बताएंगे आप। मध्य प्रदेश में यहाँ एक काकतीय वंश था, जजाक भुक्ति का वंश था। यहाँ पे पूर्वी गंग वंश था। यहाँ गौड़ शासक थे सब। शशांक था एक तो गौड़ में सबसे फेमस। यहाँ पे आपका काकतीय वंश कहिए या चंदेल वंश कहिए। यहाँ पे पूर्वी गंग वंश था, पूर्वी भाग में गंग वंश था। बताइए गुजरात में कौन सा वंश था? बताइए तो, गुजरात के पास कौन सा वंश था? गुजरात के पास कौन सा वंश था? इतना ब्लैक क्यों है? लाइट नहीं जलाए हैं यार। ब्लैक इसलिए है, लाइट जलाने से पहले तो सोचा चश्मा पहनना पड़ेगा, तो आँखिए भड़क जाएगा। कौन सा वंश था बाबू? नन्हूक। चंदेल वंश के संस्थापक थे ना। गुजरात में उस समय कौन सा वंश था? नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे हम। छोड़ देते हैं हम ऐसे ही। अब हमें ही बताए, रिवाइज करना नहीं है आप लोग को तो दिक्कत ना होगा। पूर्वी गंग वंश के संस्थापक के बारे में बताइए। यहाँ 3 मंदिर है बहुत ही ज्यादा फेमस। 3 मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक है पुरी का मंदिर, जिसको कहते हैं जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। दूसरा कोणार्क में फेमस है सूर्य मंदिर। भुवनेश्वर में प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर में कौन सा प्रसिद्ध है? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में कौन सा है? लिंगराज मंदिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आनंद वर्मन, हाँ वेरी गुड, संस्थापक थे आनंद वर्मन। इन्होंने पुरी में कौन सा मंदिर बनवाया था? आनंद वर्मन ने। आनंद वर्मन, इन्होंने पुरी में बनवाया था जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम, नरसिंह प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम। अब बताइएगा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? जल्दी जल्दी, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? हाँ बस उसमें प्रथम की जगह देव लगा दीजिए, नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव। ये मंदिर बड़ी प्रसिद्ध थे उस समय में। कौन सी शैली में बनाए गए थे ये सब मंदिरों की? तो शैली आपको मंदिर शैली अलग से पढ़ाया जाएगा, अलग से मंदिर शैलियों के बारे में पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे राजवंश बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूट गए थे। जब तक राजपूत काल आए, आपको 6 छोटे छोटे वंशों को देखना। इसमें एक कश्मीर हो जाएगा और कुछ साउथ के एरिया हो जाएंगे। देखिए बाबू ध्यान से, छोटे छोटे राजवंशों में कुछ खास पढ़ना नहीं है, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन उसमें पूछ देता है। एक तेलंगाना के पास वारंगल पूछ देगा, उसके बाद आपका होयसल वंश पूछ देगा, यादव वंश पूछ देगा, ये सब छोटा छोटा होता है। तो यहाँ हो गया तेलंगाना। तेलंगाना था, अभी तो तेलंगाना एक अलग राज्य बना 2014 में। उस समय तेलंगाना में की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। उस समय तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। तेलंगाना की राजधानी उस समय वारंगल थी, और ये उस समय तेलंगाना जो था काफी धनी मनी राज्यों में इसकी गिनती होती थी। तेलंगाना में, तेलंगाना की गिनती बहुत बेहतरीन धनी मनी राज्य में होती थी। तो यहाँ हम लिख देते हैं तेलंगाना। तेलंगाना उस समय राजधानी क्या थी भैया इसकी? वारंगल थी। तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। तेलंगाना,
नक्शा में भी वारंगल पढ़ा दिए हैं। राजधानी वारंगल, वारंगल थी। यहाँ वंश कौन सा था? काकतिया, काकतिया वंश, वंश था भैया काकतिया वंश। राज्य थी तेलंगाना। इस वंश के प्रथम संस्थापक बीटा प्रथम थे। कौन थे भैया? बीटा प्रथम, बीटा प्रथम। बीटा प्रथम के समय इस राज्य में इस वंश की स्थापना हुई, काकतिया वंश, जो तेलंगाना में था। प्रारंभिक राजधानी इसकी वारंगल नहीं थी। इसके शासक आए रुद्र प्रथम, रुद्र प्रथम। इन्होंने राजधानी किसे बना दिया? वारंगल को बना दिया, वारंगल को बना दिया। इनके समय में तेलंगाना जो राज्य था वो काफी धनी मनी था, मतलब पैसा वैसा ज्यादा था। इस वंश के एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव। इससे पहले वाले रुद्र प्रथम हो गए, इधर हो गए प्रताप, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव, वेद लिख दिए देव, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव के समय युद्ध हो गया और ऊपर से आ रहा था अलाउद्दीन खिलजी। ऊपर से कौन आ रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था। इसका जो सेनापति था इसका नाम था मलिक काफूर, मलिक काफूर। इसके सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर नाम था। प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन का सेनापति कौन आ रहा था? सेनापति का नाम बताइए। मलिक काफूर। देखिए अलाउद्दीन जो था खुद कभी युद्ध लड़ने नहीं जाता था। अगर आप चित्तौड़ के युद्ध को छोड़ दीजिए, चित्तौड़ के युद्ध को छोड़ दीजिए, तो राजा बनने के बाद अलाउद्दीन जो है अपने सेनापतियों को भेजता था, खुद नहीं जाता था बल्कि अपने सेनापतियों को भेजता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेनापति उसका मलिक काफूर था, जिसे 1000 रुपए में खरीदा गया था, हिजड़ा था ये, तो इसे भेजा गया। तो प्रताप रुद्र देव जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, किससे लड़ना चाहिए? मलिक काफूर से लड़ना चाहिए, किंतु इन्होंने मलिक काफूर से लड़ाई ही नहीं किया, बल्कि मलिक काफूर के आक्रमण से पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। और क्या किया? उसको अपना सबसे प्रसिद्ध हीरा, भारत का जो सबसे प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा, वो यहीं से इसको दिया गया। तो इसने लड़ने से पहले ही अपनी एक सोने की मूर्ति बनाई। कौन? प्रताप रुद्र। सोना की मूर्ति बनाया, अपना सोने की मूर्ति बनाए और उस मूर्ति को जंजीर से लपेट दिया। इतना बड़ा मूर्ति बनाया अपना और सोने का मूर्ति बनवाया खुद का और उसको जंजीर से लपेट दिया, जो इस बात का संकेत था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और मलिक काफूर को बहुत सारी मात्रा में धन दौलत दिया और साथ में यहाँ पर कोहिनूर हीरा दिया, कोहिनूर हीरा दिया, कोहिनूर हीरा दे दिया यहाँ पर। उसके बाद अधीनता जब स्वीकार कर लिया, तो जब अधीनता स्वीकार कर ही लेंगे तो आपको युद्ध में मारा नहीं जाएगा, आपके साम्राज्य पर इसका अधिकार हो गया। तो ये तेलंगाना का वारंगल वंश था। अब यहीं से आप देखिए ओरिजिन होता है कोहिनूर हीरा का, और यह कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को होते हुए खिलजी वंश तक चला जाता है, खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश में जाता है, सैयद वंश में, लोधी वंश में, लोधी वंश के बाद मुगल वंश में, मुगल वंश में बहुत सारे राजाओं को होते हुए इस पर आक्रमण हो जाता है। नादिर शाह का, वो ईरान लेके चला जाता है, ईरान से इसको सिख छीन के लेके चले जाते हैं, सिखों से अंग्रेज ले लेते हैं, अंग्रेज लेके विक्टोरिया को चले जाते हैं। तो कोहिनूर हीरा का एगो अपने ससुरा का इतिहास है, बड़ी बड़ा है। तो वारंगल, वारंगल जो है वो तेलंगाना में स्थित काकतिया वंश की राजधानी थी। इस वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, इस वंश के राजा रुद्र प्रथम ने राजधानी वारंगल को बनाया था। इस वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने क्या हमला, इन्होंने अलाउद्दीन से युद्ध लड़ा था? नहीं लड़ा था, अधीनता ऐसे ही स्वीकार कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है कि सर नाम तो बहुत खतरनाक रखा था, प्रताप रुद्रदेव। भाई देखिए सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो जाती है कि आप कितने भी शक्तिशाली रहेंगे, आप अगर छोटे छोटे राज्यों में बटेंगे तो आपकी फौज भी छोटी होगी, आपका साम्राज्य भी छोटा होगा, तो इधर उधर से 10 जगह से आपको घेर लिया जाएगा। फिर आप बहादुर होने के बावजूद भी आपके पास जीत बहुत कम होगी। आप अगर देखिए राणा प्रताप को या पृथ्वीराज चौहान को, क्या ये लोग बहादुर नहीं थे? क्या इनके पास नीतियां नहीं थी? सब कुछ था, किंतु साम्राज्य बहुत छोटा था।
साम्राज्य छोटा होने की वजह से ना ही सेना बड़ी हो पाई, ना ही हथियार एडवांस हो पाए, ना ही पैसे के मामले में हो पाया। तो युद्ध में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है। अगर साम्राज्य बड़ा रहेगा, अब जैसे चाइना को देखिए ना, कितना ओर से घेरिएगा चाइना को, इतना बड़ा है। और सिंगापुर इतनी चुकी है, सोचो किधरों से घेरेंगे, घेराएगा कौन चीज, इतनी देर में चल जाएगा। तो साम्राज्य भी मायने रखता है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यादव वंश। कौन सा वंश? यादव वंश। ये हो गया वारंगल का काकतीय वंश। इसके बाद हमको देखना है यादव वंश, दूसरा नंबर वंश यादव वंश। ये महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में था। ये मेनली साउथ महाराष्ट्र में चल रहा था, कर्नाटक महाराष्ट्र के पास, यहाँ पे चल रहा था यादव वंश। इस वंश की जो राजधानी थी यादव वंश की, वो थी देवगिरी। देवगिरी। देवगिरी का बदला हुआ नाम कोई बता सकता है? देवगिरी का आप में से कोई आइडिया? देवगिरी का नाम बदला गया था, और देवगिरी का नाम बदल दिया गया, और ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के समय में इसको बदला गया था। इस बता सकते हैं इसका नाम बदला हुआ? नहीं बता सकते? अरे यार बताओ, सोचो सोचो। दौलताबाद, वेरी गुड। सोच रहा पागल था मोहम्मद बिन तुगलक, दौलताबाद लेके चला है। देखिए इस वंश, ये जो वंश थे यादव वंश, इसके संस्थापक भिल्लम नाम थे, भिल्लम पंचम, भिल्लम पांच थे, भिल्लम पांच। इस वंश के अगला शासक रामचंद्र देव। देखिए रामचंद्र देव, इससे पहले एक और था, प्रताप रुद्र देव था। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? रामचंद्र देव की। नमवा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उधर प्रताप रुद्र देव है, इधर रामचंद्र देव है। रामचंद्र देव, दोनों का नाम खतरनाक। इसका भी युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ? मलिक काफूर के साथ। अलाउद्दीन ने हराने के लिए किसे भेजा? मलिक काफूर को। नो डाउट ससुरा मलिक काफूर बड़ी खतरनाक सेनापति था, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत ही निर्दयी था, उसको केवल अपनी जीत दिखती थी, मान मर्यादा उसूल कुछ नहीं दिखता था। ससुरा काट कूट के रद्द कर देता था। तो इसके समय युद्ध हुआ, तो मलिक काफूर ने कहा, किससे कहा? रामचंद्र देव से मलिक काफूर, कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मलिक काफूर ने क्या कहा? आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। देखिए हम लोग अभी नीचे आपके जो साउथ में है वारंगल, इन्होंने अभी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली है, आप भी अपनी अधीनता स्वीकार कर लिए। रामचंद्र देव ने कहा कि ना भैया, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मृत्यु स्वीकार है, युद्ध करेंगे। और युद्ध किए इतना बेहतरीन ढंग से। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं, अगर आपका साम्राज्य छोटा रहेगा, और उस वक्त की लड़ाई घोड़े पे चढ़ के होती थी, उस समय थोड़ी ना राफेल मिग 21 मिग जहाज सुखोई थे, सब अपाची हेलीकॉप्टर लेके चढ़ जाओ, ऐसा नहीं ना था, घोड़े से लड़ाई होती थी। तो साम्राज्य छोटा होने की वजह से ये चारों ओर से घिर गए थे, और घिरने के बावजूद इन्होंने मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन भले पराजित हो गए तो क्या हुए, लेकिन मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। इसमें ये क्या हो गए भैया? पराजित, पराजित हो गए। मलिक काफूर ने पराजित कर दिया। लेकिन मलिक काफूर जब पकड़ के लाए इनको, तो मलिक काफूर को लगा कि डरे कांपेगा कि भैया हम हार गए। कि प्रताप रामचंद्र देव थोड़ा भी नहीं डरा मलिक काफूर से, एकदम डट के खड़ा रहा। मलिक काफूर ने बोला कि भाई काट उठ दिया जाए, सर काट दे। कहा कि भाई तुम जीते हो, युद्ध तुम जीते हो, तुम्हारा जो मन करो, युद्ध में हमारी सेना उतनी बड़ी नहीं, साम्राज्य उतना बड़ा नहीं। तो यह संदेश मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। इसे जरा कज ने कौन राजा हार गया, तब वो डट के खड़ा है। देख रहे हैं करा, मन करता है करा कि हम इतना काटे जिसका कोई हद नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कुछ नहीं करो, उसको ससम्मान लौटा दिया जाए, उसको एक छोटे से जगह पे क्षेत्र दे दिया जाए। तो इन्हें एक जागीरदार बना दिया गया। इनकी बहादुरी को देख के अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें एक जागीरदार, एक छोटा सा एरिया दे दिया। कहा कि आप यहाँ के हमेशा के लिए शासक रहेंगे। यहाँ पर देवगिरी के पास इन्होंने दे दिया, कहा कि यहाँ आपको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन भैया अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि हमारा भी अपना शौक है कि पूरा बड़का राजा बनेंगे यहाँ पर। तो बहुत बहादुरी से लड़े थे, और बाद में धीरे धीरे इस साम्राज्य पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में इसे मिला लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं बाबू?
आगे बढ़े। कोई दिक्कत? जागीरदार का मतलब क्या होता है? जागीरदार माने आप उस गांव, वो गांव आपको दे दिया जाएगा। जागीरदार का मतलब वो गांव आपको दे दिया जाएगा और उस गांव का एक तरह से समझिए कि सारा प्रशासन आपके पास रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा एरिया नहीं रहेगा। एक जिला बराबर साम्राज्य सबके दे दिया जाएगा, उसी को कहा जाता था जागीरदार। वहां पर आप पावर में रहेंगे आप। ये हो गया आपका कौन सा वंश? यादव वंश। कौन सा वंश भाई? यादव वंश। इन यादवों के ही सामंत थे जो थोड़ा सा दक्षिण भारत में। सामंत का मतलब बताइए तो भाई, हम बताए थे आपको सामंत का मतलब। इन यादवों के सामंत, सामंत का मतलब बताइए फटाफट। सामंत का मतलब, सामंत का मतलब क्या था? मंत्री, हाँ मंत्री थे सब वहां पे। सामंत का मतलब था मंत्री। एक आदमी कह रहे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आप शुरू से क्लास नहीं किए होंगे, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। अब मान के चलिए कोई नया एडमिशन लिया, बीच में घुस जाएगा, उसके लिए है कि भाई आप शुरू से देखते आइए, आपको समझ में आएगा। अब मान के चलिए हम बोल रहे हैं सामंत, आपको पता ही नहीं है सामंत, तो सामंत समझने में तो दिक्कत होगा ही, जेन्युइन है की दिक्कत होगा वहां पर सामंत समझने में। इसी के सामंत थे होयसल वंश। होयसल वंश, होयसल वंश, यह वंश था होयसल वंश। द्वार समुद्र राजधानी थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। अलाउद्दीन खिलजी ने लाख कोशिश किया कि होयसल वंश को जीतकर अपने में मिला लिया जाए, लेकिन ये बार बार साउथ में होने की वजह से भाग जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को इसे जीतने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। विष्णुवर्धन जो थे वो इसके संस्थापक थे। विष्णुवर्धन, इनका वेल्लूर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन वेल्लोर में, वेल्लोर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। आप वेल्लोर के मंदिर का नाम बता सकते हैं? ये कई बार पूछा है। वेल्लोर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, आप मंदिर का नाम बताइए। चेन्ना केशव मंदिर। वेल्लोर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर। यह वेल्लूर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर। समझा गया? चेन्ना केशव मंदिर। आगे बढ़े। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजकर आक्रमण कराया था। इसके अधिकांश भाग को यह जीत लिया था, लेकिन कभी भी इसको पूरी तरह से पराजित करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये दक्षिण का एक एरिया था। हालांकि धीरे धीरे होयसल वंश भी समाप्त हो गया था। धीरे धीरे होयसल वंश भी समाप्त हो गया था। इधर वाला कौन सा वंश भैया? वारंगल, काकतिया वंश। काकतिया वंश की राजधानी वारंगल। चलिए फटाफट अब एक बार रिवाइज कराते हैं तीनों वंश के बारे में। तीनों वंश के बारे में एक रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर हम आपको बता, के फॉर काकतिया वंश। काकतिया वंश के संस्थापक अगर पूछेगा तो बीटा प्रथम। काकतिया वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। दूसरा शासक रुद्र प्रथम। तीसरा शासक प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया और मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बताइए काकतिया वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल। काकतिया वंश की राजधानी वारंगल। काकतिया वंश का वह राजा जिसने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। काकतिया वंश का वह राजा जिसने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। फटाफट बताइए। काकतिया वंश का वह राजा जिसने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। शुरुआत से ही तो राजधानी वारंगल थी नहीं। फटाफट। रुद्र प्रथम, रुद्र प्रथम। कलम किधर गया भैया? ये बताइएगा यहाँ पर, ये यादव वंश, यादव वंश के संस्थापक, यादव वंश के संस्थापक का नाम, यादव वंश के संस्थापक का नाम फटाफट बताएंगे। यादव वंश के संस्थापक का नाम
भिल्लम 5, भिल्लम 5। यादव वंश का सबसे योग्य शासक का नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में। एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वंश के किस राजा को जागीरदार बनाया था? किस राजा को जागीरदार बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश के राजा रामचंद्र देव को पराजित करा दिया था मलिक काफूर के द्वारा। किंतु युद्ध में उनके द्वारा दिखाए गए असाहस, पराक्रम और वीरता को देखते हुए उनके आत्मसम्मान को लौटाया, किंतु उनके क्षेत्र को लेकर एक जगह का क्या बना दिया था? वो बना दिया, क्या क्या बोलते हैं, जागीरदार। मतलब वो क्षेत्र उन्हें सौंप दिया, और वो भी केवल किस वजह से? वीरता को देखकर। नहीं, अगर वीरता नहीं दिखाते, कहते माफ कर दीजिए, ही कर दीजिए, गलत। ये सब एक हिंदुस्तान में ना, ये सब चीज एक से एक वीर राजा रहे हैं सब। चाहे वो राजस्थान के देखें, अभी तो राजपूत काल आएगा तब तो उसमें बताएंगे वहां के शासकों के बारे में। यादव वंश जो था वो मिला लिया गया अलाउद्दीन खिलजी में। इसके बाद नीचे वाला वंश था होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। इन्होंने चन्ना, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था बेल्लोर में, चन्ना केशव मंदिर। पूरी तरह से होयसल वंश को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी सफल नहीं हो पाया था। इसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। क्वेश्चन आएगा वह कौन सा ऐसा जगह था जिसे अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था? तो द्वार समुद्र। कौन सा जगह था जिसे नहीं जीत पाया? तो होयसल वंश के अधिकांश भाग को जीत लिया, लेकिन द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से क्षेत्र को नहीं जीत पाया? तो द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। किसे नहीं जीत पाया? द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ से टिपिकल क्वेश्चन उठाता है। एक तरह का आप कह लीजिए तो ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। सीधी सी बात करेंगे। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, जिसका अभी का नाम दौलता वंश है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। सीधा सीधा क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी किस जगह को नहीं जीत पाया? होयसल वंश को तो जीत लिया, लेकिन द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। किस राजा ने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर लिया था? तो प्रताप रुद्र देव ने। अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने क्या बोला था? अपनी मूर्ति बनवाई थी और उस मूर्ति को जंजीर से लपेट के दिया था कि भैया हम अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, और ढेरों धन दौलत देके, कोहिनूर हीरा देके अपनी जान बचा लिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। किस शासक की वीरता को देख के अलाउद्दीन खिलजी ने उसे जागीरदार बना दिया? तो रामचंद्र देव। रामचंद्र देव क्या युद्ध में जीते? नहीं, लेकिन युद्ध में बहुत ही वीरता से लड़ने के कारण उन्हें उनका साम्राज्य मतलब जागीरदार बना दिया गया। किसी को दिक्कत? यहाँ तक में ये छोटे छोटे राजवंश में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे कैसे साउथ में था संगम काल वगैरह वगैरह, एक लंबा सिस्टम था। इसमें क्या था, ये लोग छोटे छोटे राजा हो गए, और यही कारण बन रहा है। देखिए, इतना छोटे छोटे साम्राज्य बन रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं एक मौका मिल रहा है भारत में, यहाँ की राजनीति व्यवस्था को देखते हुए, ताकि वो यहाँ पर आक्रमण कर सके। अब इसी दौर में चालू होता है राजपूत काल। अब ये राजपूत काल से पहले कश्मीर का इतिहास देखते हैं। कश्मीर के इतिहास को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको जब अशोक पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया और वहां के विद्रोह को दबा दिया, और यहाँ के विद्रोह को दबाने में अशोक सबसे खतरनाक साबित हुआ। अशोक द्वारा इस विद्रोह को दबाने की चर्चा, अर्थात कश्मीर का संपूर्ण इतिहास या कश्मीर की ज्यादातर जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कश्मीर की ज्यादातर जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? फटाफट बताएंगे। काला वाला पीडीएफ भी प्रिंट आउट निकल जाएगा। फटाफट बताइए किस पुस्तक से मिलती है? इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे चुके हैं। कल्हन की रचना राजतरंगिणी। वेरी गुड। कल्हन नामक व्यक्ति की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी से मिलती है। किससे मिलेगी भैया? राजतरंगिणी से मिलती है। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। ये जो कश्मीर का इतिहास है, इसमें पुस्तक हो गई कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से, और इसमें मेनली तीन तीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। कितने राजवंश की जानकारी? 3 वंश में।
कारकेट वंश, उत्पल वंश, वैसे उल्टा लिख दिए, उत्पल वंश और लोहार वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इससे हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से वही बात, इसमें कोई बहुत बड़ा योग्य शासक नहीं रहा जिनका साम्राज्य बड़ा हो सके। जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो आपको एक राजाओं का एक फैमिली देखने को मिलती होगी। जैसे चंद, भले छोटा सा था बिंबिसार, जिसने किस वंश की स्थापना किया था? हर्यंक वंश की। लेकिन एक था ना बिंबिसार, अजात शत्रु, दुनिया भर के थे सब उसमें राजा, सब उदयन वगैरह वगैरह। आप अशोक की चंद्रगुप्त मौर्य की फैमिली को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दुनिया भर के बड़े बड़े कारनामों को इन्होंने किया था ये लोग ने। चाहे आप दक्षिण भारत के अंतिम पड़ाव में देखिएगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य को किस तरह से प्रभाकर वर्धन के ने अपने पूरे साम्राज्य के लिए इतने बड़े क्षेत्र को कब्जा किया। चाहे वो शशांक को मारना हुआ, हर्षवर्धन के सिंहासन पर बैठना हो गया, बड़ा बड़ा काम को इन्होंने किया था। तो एक वो दौर था जहां पर राजाओं की फैमिली बड़ी थी, प्रतापी राजा थे सब। गुप्त वंश को देखिएगा तो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश। उस समय किसी चीज की कमी नहीं होती थी भारत में, चाहे वो शिक्षा हो, शास्त्र हो, युद्ध हो या फिर व्यापार हो, हर चीज पर कब्जा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 8वीं, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दो चीजें होती हैं। देखिए क्या होता है, पैरेलली दो चीजें होती है। यहाँ 6वीं से 7वीं शताब्दी में यहाँ हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है। कोई बढ़िया शासक नहीं बच गए, जहां तहां छितरा उतरा के रह गए यहाँ पर। और सेम इसी समय अरब में इस्लाम का उदय हो रहा था। आपको ही पता है 622 ईस्वी के बाद इस्लाम का उदय होने लगा। वहां से अब ये लोग जो थे इस्लामिक, जो उस समय के वहां के राजा थे, इन सबों को अपना जो उस समय के अपना एरिया था, तो हर राजाओं को अपना अपना क्षेत्रफल विस्तार करना रहता है। तो ज्यादातर शुरुआती भाग में अरब वाले इसी साइड भागे थे सब। लेकिन इसमें मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, गौरी, बाबर, ये लोग, ये सब जो थे सब, ये सब इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर इधर आने का प्रयास करने लगे थे सब। और 7वीं सदी में इधर हर्षवर्धन मरा, इधर भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हो गया। धीरे धीरे गजनवी, गौरी, ये हमारे साम्राज्य के पतन का न्योता था यहाँ पर। तो हम लोग पहले इसको देख लेते, उसके बाद राजपूत काल को देखते हैं। कल्हन की पुस्तक राज्य तरंगिणी से 3 वंश की जानकारी मिलती है। कौन कौन वंश की जानकारी मिलेगी भैया? कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। समझ में गया? राजेंद्र चोल से गलती हो गया था, सही करे पूरा हथियार लेता तो ज्यादा सही रहता है हम लोग के ऊपर। मार सोच रहा इधर इंडोनेशिया ले तो गईबे किया था, लेते आया रहता इंडोनेशिया। हम लोग का चाइना से तब लड़ाई होता, चाइना कहता दक्षिणी चीन सागर मेरा है, हम लोग कहते सोच रहा हम लोग का है। आगे बढ़े। सर क्या उस समय तक इस्लाम धर्म को रोका जा सकता था? देखिए उस समय की जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको खुद धीरे धीरे चीज समझ में आने लगेगी कि देश चलाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मतलब हर चीज का होना जरूरी है। कहीं ना कहीं हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी आत्मनिर्भर न होने की वजह से। अब ये जो कश्मीर का इतिहास है या फिर ये है, इसको अब हम कल पढ़ाएंगे, आज ज्यादा मन नहीं है पढ़ाने का। हाँ सच बात, अखियां ज्यादा लाल हो गया है, दिख रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है। आज इतना ही रहने देते हैं, ढेर जोर जार देंगे तो उतना बढ़िया से बोलेंगे नहीं, ना बढ़िया से बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आज के लिए कम में भर, शाम में वाला क्लास, हाँ सर मैप वाला क्लास होगा। अभी थोड़ा सा कंटिन्यू बोल रहे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैप वाला क्लास होगा और शाम में भी अब मैप का क्लास और ज्योग्राफी का क्लास हो जाएगा, ठीक है, शाम में भी। अब इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि लिंकअप होता है, तो एक होता है ना कि एक तो तबीयत अंदर से एकदम हरिहर रहता है, तो तनी मार युद्ध, अरे युद्ध युद्ध के बाद बोलने के लिए मन में भी एक युद्ध वाली भावना रहनी चाहिए। मार होकर तनी से होता है ना, तो ऐसा डाउन रहता है तो मजा नहीं आता है युद्ध वाला बात पढ़ाने में। डाउन रहता है तो नॉर्मल चीज पढ़ाओ समझ में आता है, युद्ध में युद्ध जैसा भावना भी होना चाहिए, ठीक है। आसाम वाला भी क्लास लेंगे।
अभी सारा क्लास चलेगा, थोड़ा थोड़ा कम, 10-10 मिनट सब में से काट लेंगे, चल जाएगा। शाम में भी क्लास होगा भाई।